और पिछले जो हमारे 4 दिन रहे हैं वो सारे गए हैं ट्रैवल में. सो बिकॉज ऑफ सम वर्क एंड जस्ट फॉर अ ट्रिप, I along with my friend went to Delhi and the nearby places. और वहाँ पे ऑब्वियसली हमें टाइम नहीं मिलने वाला था ट्रेन करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन का इतना हेक्टिक स्केड्यूल होने की वजह से बॉडी में इतना ज़्यादा फटीक एक्यूमुलेट हो रहा था जस्ट बिकॉज फ्रॉम वॉकिंग टू मच. और अगर वॉकिंग की बात करें सो माई एवरेज स्टेप काउंट फ्रॉम लास्ट 4 days इज़ 27,000 and I think it is way too much for me, क्योंकि as usual हमारा जो एक डेली गोल रहता है वो है अराउंड 10 to 12K स्टेप्स पर डे. लेकिन एकदम से एक सर्टेन डे पे 35,000 स्टेप्स करना इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ फटीग एक्यूमुलेटिंग थिंग. अगले दिन पे थोड़े से कम यानी कि 25K स्टेप्स, और ऐसे ही कभी 18 तो 20. सो एवरेज इट वॉज अराउंड लाइक 27. और बात करें अपने इतने दिन के न्यूट्रिशन की, सो डेफिनेटली इट वॉजेंट ऑन पॉइंट. कोई भी मैक्रोज कैलकुलेट नहीं हो रहे थे. लेकिन एक क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इतना टाइम से कट बल्क और अपने मैक्रोज ट्रैक करते हुए, तो इसीलिए ये ज़रूर पता था कि लगभग क्या एस्टिमेट है पर मील में कैलोरीज का और मैक्रो रेशियो का. और एक चीज़ जो कि हमेशा ध्यान रखने वाली होती है, व्हेन एवर यू ट्रेवल ऑलवेज प्रेफर ऑप्शंस ऑफ फूड विच हैज़ हाई प्रोटीन. तो इसीलिए जो भी हमारे मील्स रहे इन दिनों में, इट वॉज प्रेफरेबली मोर प्रोटीन ओरिएंटेड. लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द डे की मील्स हमारे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन कैलोरीज ही थे. लेकिन बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ एक्टिविटी आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा हमें ओवरऑल बॉडी वेट और मे बी फैट गेन या फुलनेस पे कोई असर पड़ा होगा. और क्योंकि हमें ऑलरेडी अभी 1 वीक इससे पहले हो चुका था अपने डेफिसिट में रहते हुए, और डेफिसिट भी कोई इतना खास नहीं. डेफिसिट का मतलब बस इतना ही था हमारे लिए कि जस्ट एट कंज्यूमिंग मेंटेनेंस कैलोरीज एंड डूइंग एक्टिविटी मोर. सो दैट आई थिंक इन लास्ट couple of days I did the same, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम सरप्लस में खा रहे होंगे, और एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से आई थिंक आई एक्चुअली लॉस्ट सम वेट, एंड द वेट इज़ कमिंग फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम वाटर एंड ग्लाइकोजन. तो ये कोई ऑब्वियसली एक फ़ैट लॉस या फिर मसल लॉस वाली स्टेट नहीं है. और क्यों नहीं है, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो भी हमने इतनी लंबी जर्नी में फ़ैट और मसल एक्यूमुलेट करी है, तो उसे जाने में भी उतना ही टाइम लगता है. लेकिन जो वाटर और ग्लाइकोजन होता है, दैट इज़ बेसिकली द फर्स्ट कपल ऑफ थिंग्स दैट लूज़ और गेन फास्ट. तो इसी के साथ अगर बात करें आज के सेशन की, आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी चेस्ट डे, क्योंकि टुडे इज़ वेंसडे, तो हमारे पास संडे से पहले अब बचते हैं 4 दिन. सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ 4-day स्प्लिट, यानी कि चेस्ट, देन बैक, देन मे बी शोल्डर एंड आर्म्स, एंड देन लेग्स. तो देखते हैं हाउ वेल इट गोज़ आफ्टर नॉट कंज्यूमिंग आवर ओवरऑल प्रोटीन इंटेक फ्रॉम सम कपल ऑफ डेज. अभी ऐसा कोई नहीं है कि एनर्जी बहुत लो फील हो रही है, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग एज मच एज हाइप्ड एज आई यूज्ड टू. तो फिर चलते हैं सीधे अंदर और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. ओके, सो स्टार्टिंग चेस्ट डे टुडे विद फ्री वेट
इंक्लाइन बेंच। सरप्राइजिंगली इट इज़ फीलिंग जस्ट ऑल राइट, क्योंकि यूजुअली हम वैसे करते नहीं हैं, इसीलिए इट इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट मूवमेंट फॉर अस। डिफरेंट मूवमेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यही अगर हम स्मिथ मशीन पर कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा सोचने की नीड पड़ती नहीं है व्हेन वी आर लोडिंग वेट। तो यहाँ पे 2 plates of 10 kgs प्लस 7.5 kg। लास्ट टाइम इफ़ आई रिमेंबर इंक्लाइन बेंच हमने फ्री वेट ही करी थी, बट इट वॉज 30 kgs ईच साइड, अराउंड 80 kg बेंच, और ये होगी अराउंड 75 kg। तो 2.5 माइनस फ्रॉम ईच साइड, और देखते हैं कि मैक्सिमम कितने रेपिटेशंस पॉसिबल हैं। और आज थोड़ा सा लाइट बस इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इन द वार्म अप आई जस्ट फेल्ट कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है आज कि हम 80 kg पे जाएं, और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे वेट्स पे भी एक्चुअली फोकस करना नहीं है। फोकस हमारा बेसिकली अपने मसल फाइबर्स को जितना हम हार्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच कर सकते हैं उसी पे। इधर हम सिर्फ फ्री वेट बारबल से भी कर सकते हैं सेम चीज़, लेकिन उसमें यही है कि रेपिटेशंस हमें उस लेवल तक इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी जहाँ पे हम फेलियर तक जा पाएँ। तो इसीलिए आई थिंक इसके सिर्फ 2 वर्किंग सेट रहने वाले हैं। जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर मूव करते हैं किसी और मूवमेंट पे। लेट्स स्टार्ट। One more. Okay, so second movement for chest, and this is another pressing based movement. यहाँ पे भी फोकस हैवी प्रेसिंग पे ही है रिगार्डलेस ऑफ आइसोलेशन वर्क, क्योंकि वो बाद में होने वाला है। इंस्टेड ऑफ दैट पहले जल्दी से इसके 2 वर्किंग सेट फिनिश करते हैं, और अपने बचे हुए 2 सेट हम आइसोलेशन केबल फ्लाइज या फिर पेक डेक फ्लाइज में से चूज़ करेंगे कोई। एंड मे भी हो सकता है कि आज हम ट्राइसेप्स भी करें, सो विल फिगर इट आउट। फर्स्ट लेट्स फिनिश दिस 2 सेट्स फर्स्ट।
Okay, finally now time for chest isolation. It could be last movement for today's overall chest and triceps or it could be the last second. अगर टाइम मिला तो ट्राइसेप्स के लिए एक आइसोलेशन मूवमेंट हम कर सकते हैं, कोई भी ओवरहेड केबल एक्सटेंशंस या फिर ट्राइसेप पुश डाउन्स, तो ये बाद में देखते हैं. पहले जल्दी से अपने 2 सेट इसके केबल फ्लाइज के फिनिश करते हैं. फोकस रहेगा मैक्सिमम स्ट्रेच और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पे. सो लेट्स फिनिश फर्स्ट. ओके, तो एंड ऑफ द सेशन. और बात करें अगर आज के अप्रोच की, सो इट वॉज क्वाइट हैवी सेशन टुडे. हैवी यानी कि देयर वॉज मोर प्रेसिंग देन आइसोलेशन. प्रेसिंग का मतलब ये है कि कंपाउंड मूवमेंट्स, नॉट फॉर जस्ट ओनली चेस्ट, ट्राइसेप्स के लिए भी इट वॉज द हैवी डे. मतलब कि आज सबसे पहले हमने स्टार्ट करा इंक्लाइन फ्री वेट बारबेल बेंच से, जो कि हमने लास्ट टाइम भी करा था, बट दिस टाइम लिटिल लाइट वेट. और लाइट इसीलिए क्योंकि हमारे लास्ट कुछ दिनों से अभी रिकवरी ऑन पॉइंट नहीं रही है और प्लस एक्टिविटी लेवल्स बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए आई थिंक अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है. लेकिन बात करें अगर स्ट्रेंथ की, तो आई थिंक जितनी भी थी आज पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है. विद सेकंड मूवमेंट स्मिथ मशीन बेंच, फ्लैट बेंच, और वहाँ पे अगेन दैट वाज हैवी, लेकिन बिल्कुल भी फॉर्म में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा. उसके बाद अगेन फ्लैट बेंच, लेकिन वहाँ पे हमने करा फ्रेंच प्रेस फॉर ट्राइसेप्स, और उसके बाद चेस्ट आइसोलेशन के लिए केबल फ्लाइज. और ये जितने भी मूवमेंट रहे हर किसी के 2 वर्किंग सेट्स ईच. लास्ट में ट्राइसेप्स के लिए ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस या फिर कहो ओवरहेड प्रेस बिहाइंड द नेक. तो आई थिंक इंक्लाइन बेंच, फ्लैट बेंच, फ्रेंच प्रेस,
केबल फ्लाइज लास्ट ट्राइसेप के लिए ओवर हेड प्रेस। तो ये हुआ हमारे टोटल 5 मूवमेंट्स, यानी कि 3 मूवमेंट फॉर चेस्ट एंड 2 मूवमेंट फॉर ट्राइसेप्स। तो ओवरऑल 10 वर्किंग सेट्स, इवन दो इट इजेंट वेरी हाई वॉल्यूम, क्योंकि आई थिंक 12 to 14 सेट्स तो हम पहले सिर्फ चेस्ट के लिए ही करते थे, और फिर ट्राइसेप्स एंड देन फॉर शोल्डर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई यूज्ड टू डू पुश पुल लेग्स। तो हर पुश सेशन में देयर वर मोर देन 20 वर्किंग सेट्स। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट वेयर आई डिडंट न्यू दैट more volume is not equal to more progress. By the way, more intensity does equal to more progress. लेकिन हर किसी के लिए ये सेम चीज़ वर्क नहीं करती है। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो हर किसी का एक अपना अलग प्रोसेस है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पोजिंग हिट करते हैं, सॉरी 1-2 पोज हिट करते हैं और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में। Okay, talking about chest pump. So this is the time vascularity हमारी धीरे धीरे वापस आ रही है, और अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, एंड दिस इज़ द ग्रेट कंडीशन टू स्टार्ट दिस कट। तो होपफुली ये कट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा लूज़ करने के लिए नहीं है। एब्स की एब्डोमिनल्स में फ्रेम पहले से ही बनी हुई है, बस थोड़ा बहुत ये जो फैट एक्यूमुलेट हो चुका है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बल्किंग, तो बस इसे श्रेड करना है, और बाकी जितने भी हमने गेंस एक्वायर करे हैं ओवरऑल इन अपर बॉडी एंड मोस्टली इन लोअर बॉडी, तो टाइम है उसे रिवील करने का। कोई भी रश नहीं है, धीरे धीरे डेफिसिट मेंटेन करते हुए, और प्लस वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई हम ये करेंगे कि अगर मसल गेन इस डेफिसिट स्टेट में कर सकते हैं तो व्हाई नॉट टू डू। तो उसे हम कहेंगे बॉडी रिकम्पोजिशन। बॉडी रिकम्पोजिशन सिर्फ 2 तरीके से पॉसिबल हो सकती है, या तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लिफ्टर हो जिसने कि ट्रेनिंग काफ़ी लंबे टाइम तक छोड़ रखी हो, तो जब वो वापस से अपने सेम स्केड्यूल में आता है, सो ही और शी स्टार्ट्स टू गेन मसल एंड लूज़ फैट साइमल्टेनियसली। और दूसरी कंडीशन में रिकम्पोजिशन तब होता है जब कोई बिगिनर अपना लिफ्टिंग जर्नी स्टार्ट करता है, बट फॉर मी आई फॉल इन अ बिटवीन कैटेगरी। So I don't say I am a advanced lifter, and nor do I say I am a beginner. I think I fall somewhere into intermediate, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए टारगेट एडवांस्ड पे ही है, लेकिन एडवांस्ड होने के बेनिफिट्स के संग नुकसान भी हैं। वो ये है कि प्रोग्रेस फिर और ज़्यादा स्लो होने लगती है, बट डेफिनेटली जो चीज़ जैसे होने के लिए लाइक मेंट टू बी है, तो वैसे ही होगी। तो अभी के लिए एंड करते हैं यहाँ पे, और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में। सो आई थिंक लेट्स एंड इट हियर। मिलते हैं कल अपने बैक सेशन के साथ।